हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आज की क्लास में हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो है आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दूसरी चीज बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं लिखवा भी दूंगा। पहले हेडिंग डालिए बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक टेम्परेचर होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, एक टेम्परेचर। अब ये कौन से टेम्परेचर की बात हो रही है, देखिए। जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस, जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो इस बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आपको यही पढ़ना है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो होता है आपका सिंपली बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यही पढ़ना है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या चेक करेंगे, कब उसका वेपर, किस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का। तो चलिए लिखते हैं इसको। द टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which, the temperature at which vapor pressure of a substance, the temperature at which vapor pressure of a substance becomes equal to, becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure, is known as, is known as boiling point, is known as boiling point। ठीक है, चलिए बेटा अब हेडिंग डालते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहीं पर पहले मैं नोट करके एक चीज लिखवा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट, boiling point is not a, boiling point is not a colligative property, is not a colligative property, but elevation of, but elevation of boiling point, but elevation of boiling point is a colligative property। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। चलिए, ठीक है, हेडिंग डाली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
देखिए बेटा एनसीईआरटी में एक ग्राफ है, ठीक है ना, वो ग्राफ कहाँ से आता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से आता है, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब उस ग्राफ को समझना है। देखिए इस एक्सिस पर है बेटा वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर है टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गई आपकी 1 एटमॉस्फेयर की लाइन। आपने क्या किया, एक सोलवेंट लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, एक सोलवेंट लिया, ये आपका सोलवेंट है, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये सोलवेंट है, ठीक है। इस सोलवेंट का कुछ वेपर प्रेशर हमने मान लिया, ये इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक्सिस वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ये इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू है, हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो जब ये वाला वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, 1 एटमॉस्फेयर, तो यानी कि ये पॉइंट जब इस 1 एटमॉस्फेयर की लाइन पर पहुंच जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ड्रॉ करते तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। यहां पर आने के बाद देखिए इस सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सोलवेंट का, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। अब अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही सोलवेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि सोलवेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट आ गया है। और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए कुछ यहाँ पर आ गया डिक्रीज होने के बाद, तो ये किसके लिए आ गया, ये सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है। अब इस सॉल्यूशन का हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट कहां पर पहुंचाना है, 1 एटमॉस्फेयर पर पहुंचाना है। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर आएगा, तो ये क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। ये आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखिए पहले बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ये थी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, बढ़ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा बेटा, यहां से ये वैल्यू बढ़ी, इतनी वैल्यू बढ़ी, तो ये बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, जितना बढ़ा उसको हम किसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो ये जो डेल्टा टीबी है इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरी वैल्यू में से अगर आप ये वैल्यू माइनस कर दो तो ये वैल्यू बच जाएगी। यानी कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, तो ये आ जाएगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो डेल्टा टीबी है ये क्या है, आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहले लिख देते हैं यहां पर, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टी सोल्यूशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और टी सोलवेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, टी सोलवेंट बराबर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो बिल्कुल आपको नोट कर चुके हो आप लोग, कुछ नहीं नोट किया है तो जल्दी से 30 सेकेंड्स देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब एक डेरिवेशन से एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास डेल्टा टीवी का, वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये जो डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैलिटी के। डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के, और मोलैलिटी को लिखते हैं स्मॉल एम से।
अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, ये आता है के बी। तो एक फॉर्मूला ये है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां पर ये जो के बी होता है, ये के बी को हम क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और दूसरा नाम होता है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सॉरी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो जब ये डेरिवेशन करते हैं ना, तो के बी का एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले से आज तो कोई क्वेश्चन तो आया नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आर टी सोलवेंट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आगे आप एंट्रेंस दोगे उसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम बात करें, यहां पर ये जो टी सोलवेंट है, ये क्या हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। एम सोलवेंट क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब एक चीज और देख सकते हो आप, यहां से आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिख देते हैं। आर बराबर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहां से आप देख सकते हो केबी जो होता है, ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, एक टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है ना, केबी किसका है, फंक्शन है टेम्परेचर का। दूसरा, केबी जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, सोलवेंट पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, केबी आप हमेशा किसका यूज करोगे, सोलवेंट का यूज करोगे। इस फॉर्मूले से ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, सिलेबस में तो कभी नहीं पूछा गया है ना कभी पूछा जाएगा। ठीक है ना, वहां पर क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पर सोल्यूट के भी केबी की वैल्यू दे दी, सोलवेंट के केबी की भी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो कौन सा केबी यूज करोगे, हमेशा सोलवेंट वाला यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, कि केबी जो है इसको अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक रूल होता है, हेड डाल लीजिए इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखो किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका रूल क्या होता है, जो भी उसके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होता है उसको हम वन पुट कर देते हैं। जैसे डेल्टा टीबी था के बी इंटू एम। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी है, अगर ये वन हो जाए तो क्या आ जाएगा, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी आ जाएगा। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, ये एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है ये, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जब सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है वो कितनी हो जाए, वन मोलर हो जाए। तो लिखोगे इट इज द, it is defined as the, it is defined as the elevation of boiling point. It is defined as the elevation of boiling point. It is defined as the elevation of boiling point when molality of solution, when molality of solution when molality of solution
is taken equal to unity, is taken equal to unity। ठीक है, तो ये होता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है बेटा, मैंने आप कल भी बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो लिखोगे विद द हेल्प ऑफ, with the help of elevation of boiling point, with the help of elevation of boiling point, with the help of elevation of boiling point, we can calculate the molar mass of, we can calculate the molar mass of non volatile solute। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ये नहीं लिखा ना हमने, डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कैसे हम निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए बेटा। ये किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए डेल्टा टीबी किसके बराबर है, के बी इंटू एम के। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सोलवेंट, के बी इंटू मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम बी से लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट को हम डब्ल्यू ए से लिखते हैं। ठीक है, ये केजी में होना चाहिए, अगर ये ग्राम में हुआ तो क्या करेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास, और अगर वेट ऑफ सोलवेंट हमारा ग्राम में हुआ तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम बी कितना आ जाएगा, देखिए याद करने का तरीका भी साथ के साथ देखना, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए रखो पहले, ये कल भी बताया था मैंने। ठीक है ना, नीचे सोलवेंट का मास आएगा, ऊपर किसका आएगा, सोल्यूट का मास आएगा, क्योंकि सोलवेंट नीचे होता है, ऊपर से आप सोल्यूट को ऐड करते हो, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। इनटू में के बी बाई डेल्टा टी बी, के बी बाई डेल्टा टी बी इंटू 1000। तो इस तरीके से हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सा, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो अगला जो टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी इसी तरीके से मैथमेटिकल सारा वही है। ठीक है ना, बस एक कांस्टेंट हो जाएगा, के बी की जगह के एफ आ जाएगा, सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक सोल्व क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम्म, एटीन ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला भी दे रखा है, वैसे जरूरत नहीं, आप इस लेवल पर हो, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। इज डिजोल्व्ड इन
is dissolved in 1 kg of water is dissolved in 1 kg of water in a saucepan at what temperature will water boil at 1.013 bar kb फॉर वाटर। देखना हमेशा सोलवेंट का यूज होगा। kb फॉर वाटर ये दे रखा आपको 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा, इसके ऐसा यूनिट तो लिखवानी है। देखो यहाँ पर यूनिट ऑफ केबी लिखना चाहो तो कहाँ पर लिखवाएं? यहाँ पर लिख दे, यूनिट यहाँ लिख देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है क्या आ जाएगी बेटा? केबी की यूनिट ये हो गया केल्विन पर मोलल, ठीक है ना। या बोल सकते हो केल्विन किलोग्राम पर मोलल, ठीक है ना। मोललिटी की क्या होगी बेटा? मोल पर केजी होगी, तो किलोग्राम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे मोल आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सोल्व करें। मोबाइल उठा ले, ठीक है, देखते हैं जरूरत पड़ेगी या नहीं। चलिए बेटा, WB सोल्यूट ग्लूकोज आपका, तो WB हो गया इसका 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम, ठीक है। W दे रखा आपको 1 kg या 1000 ग्राम, जो भी लिखना चाहो। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, ठीक है ना। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका गलत सा है थोड़ा। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, नहीं ये बोलना चाहिए था विल सॉल्यूशन बॉईल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, ये कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन, ये होता है, ठीक है। चलिए तो हम पहले यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट EOBP, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? डेल्टा TB इंटू KB इंटू M, ठीक है। हम इसको भी यूज ना करके पहले मोललिटी निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। हमें मोललिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, अगर ये ग्राम में है और केजी में है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 kg लिख लेते हैं, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, WA, बस प्लेस कर दीजिए। WB कितना है बेटा? 18, MB हो गया 180 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया बेटा 0.1 मोलल, मोललिटी आ गई, ठीक है। अब यूज करेंगे यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या था? डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। क्वेश्चन में KB भी आपको लिख के दिखाना है, ऊपर तो गिवन था, यहाँ लिख देते हैं KB, क्योंकि ये सारा डेटा लिख के ब्रैकेट में लिख दो गिवन, या ऊपर एक हेडिंग डाल के गिवन लिख के ये सब लिखना है, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। 0.52 केल्विन किलोग्राम
पर मोल। चलिए, तो देखिए डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, टी सोल्यूशन माइनस टी सोलवेंट, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के बी हमारा कितना है 0.52, मोलिलिटी कितनी है 0.1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.052। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, चाहे आप इसको डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो। चलिए, फिलहाल अभी हम एक का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हमने किस में रखा है, जिसको इसमें रखेंगे उसी में इसकी यूनिट आएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन का हमें निकालना है, तो हम केल्विन में रख लेते हैं। सोलवेंट का कितना हो जाएगा बेटा 373 केल्विन बराबर है 0.052। तो यहां से आ जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जाकर उधर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 373.052, यूनिट जरूर लिखनी है, ये केल्विन में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस यूज करते तो आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस 373.13 केल्विन होता है, लेकिन ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 सॉरी 373.15, छोड़िए उस चीज को, तो एग्जैक्ट तो कन्वर्ट करते हो, हम 273 का ही फैक्टर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute of a non-volatile solute of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene the boiling point is raised to the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Calculate the molar mass of the solute Kb for benzene ये वैल्यू दे रखी है आपको 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए
सोल्व करते हैं। गिवन क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, ये दे रखा है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास है 353.23 केल्विन, ठीक है। व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि डब्ल्यू भी आपको दे रखा है 1.8 ग्राम, ठीक है, वाज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, डब्ल्यू ए दे रखा आपको 98 ग्राम, 90 ग्राम सॉरी, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू होने के मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका इतना हो गया सोल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया आपके पास 354.11 केल्विन। मोलर मास निकालना है हमें, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी भी निकाल लें, डेल्टा टी भी कैसे निकालोगे, टी सोल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, सोल्यूशन का है 354.11 माइनस 353.23, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.88 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टी भी आ गया। अब डेल्टा टी भी किसके बराबर हो, के बी इंटू एम के, सॉरी, अब डायरेक्ट मोलर मास का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब ये वी नो दैट आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेता हूँ यहीं पर ताकि सोल्व हो जाए हमारा। तो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए, के बी इंटू सॉरी के बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू 1000, ये फॉर्मूला था। डब्ल्यू बी कितना है 1.8, ये है 90, के बी कितना है 2.53, डेल्टा टी बी कितना आ गया 0.88 इंटू 1000, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 पर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 कर देता हूँ, इस पॉइंट को हटाकर इस पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डिवाइड ही कर लेते हैं ना, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा 253.00 440, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा, नोट करके नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का तो बेटा यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, एक दो और क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आप कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी जो वैरायटी आएगी ना, अब जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे ना उसमें इसकी वैरायटी आएगी, किसमें आएगी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है ना। ये आपको आ गया, तो यही चीजें कहाँ पर लगानी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में लगानी है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम ही पैटर्न होता है, ठीक है, बस के बी की जगह के एफ आ जाएगा और डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ आएगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी, सोल्वेंट पहले आएगा सोल्यूशन बाद में आएगा, वो अगली क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों क्लास को मर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि थंबनेल भी इसी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है ना, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद हम ऑस्मोसिस, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर वेंट ऑफ फैक्टर, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वेरियस क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेबस अच्छे से होगा, ठीक है गाइस, ओके, तो आप इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ओके। सो गाइस दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।